गरीब दो सिर वाली जुड़वा सहेली की शादी। गंगा एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी जमुना के साथ गरीबी में एक झोपड़ी में रहता था। शादी के बाद बहुत साल बाद जमुना गर्भवती हुई, इसलिए वह बहुत खुश थे। 9 महीने के बाद जमुना एक बच्ची को जन्म देती है, मगर उसके 2 सर देखकर गरीब गंगा और जमुना हक्के बक्के रह जाते हैं। हे भगवान, ये तूने हमारे घर कैसे 2 सिर वाले बच्ची को जन्म दिया है। एक तो इतने सालों बाद तूने मेरी सूनी गोद भरी और झोली में 2 सिर वाली बच्ची को डाल दिया। इतने में पड़ोसन रमा दरवाजा खटखटाती है। गंगा भाई साहब, जरा मुझे भी तो अपनी बच्ची को दिखाओ। अजी जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर दो। अगर इस मनोरमा ने हमारी 2 सिर वाली बच्ची को देख लिया तो पूरे गांव घर में जाकर ढिंढोरा पीट देगी। गंगा जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर देता है। इस तरह से कई दिनों तक वो दोनों अपने 2 सिर वाली बेटी को लोगों से छुपा कर रखते हैं और जमुना उनका नाम सुहानी और रानी रखती है। मगर कुछ दिनों बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और 2 सर होने के कारण पूरा गांव सुहानी और रानी को मनहूस मानता था। इसी तरह से 7 साल बीत जाते हैं। ये लो सुहानी, रानी, खाना खा लो। थाली में अचार रोटी देखकर रानी गुस्से से अपना सिर हिलाते हुए चिढ़कर कहती है, ये क्या माँ, आज फिर से ये रूखी सूखी अचार और रोटी मुझे नहीं खाना। रानी, तुझे नहीं खाना तो मत खा, अपना सिर हिलाकर मेरे भेजे की भुर्जी मत बना, मुझे खाने दे। ठीक है, मगर फिर तू मुझे बाहर लेकर जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। जमुना के 2 सिर वाली बेटी में से जहाँ सुहानी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, वहीं रानी जिद्दी थी। खाना खाकर वो खेलने के लिए बाहर आती हैं, तभी उनके 2 सिर देखकर सारे बच्चे भागने लगते हैं और रानी कहती है, रुक जाओ, तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो, हम तुम्हारे साथ खेलना है। चिंकी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? बस थोड़ी देर के लिए। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं खेलना, छोड़ो मुझे। माँ माँ। क्या हुआ? हे राम, अरियो मनहूस 2 सर वाली चुड़ैल, मैं कहती हूँ छोड़ मेरी चिंकी को। बच्चियों को मनहूस कहकर मनोरमा उन्हें धक्का दे देती है, जिसके चलते वो जमीन पर गिर जाती हैं और उनके हाथ पैर में चोट लग जाती है। तभी एक बच्ची उन्हें आकर उठाती है। तुम दोनों ठीक तो हो? हे भगवान, तुम दोनों को तो चोट लग गई है, कितना खून बह रहा है। ये बोलकर राधिका अपना रुमाल रानी के पैरों से खून निकलता देख वहाँ पर बांध देती है। हमारी मदद के लिए शुक्रिया, मगर क्या तुम्हें हमारे 2 सिर देखकर हमसे डर नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। वैसे मैंने तुम्हारी मदद की तो मैं तुम्हारी सहेली हुई ना। क्या तुम दोनों मेरी सहेली बनोगी? ये सुनकर सुहानी और रानी बहुत खुश होती हैं। राधिका उनकी सहेली बन जाती है, मगर जहाँ वो गरीब मजदूर गंगा की बेटियां थीं, वहीं राधिका पैसे वाले अमीर खानदान की इकलौती बेटी थी। मगर धीरे धीरे राधिका के लिए 2 सर वाली गरीब रानी सुहानी से इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि वो उनकी झोपड़ी में आकर रोज मिट्टी में उनके साथ खेलती। ऐसे ही 15 साल बीत गए और अब वह बड़ी हो गई और गंगा एक पिता होने के नाते अपने 2 सर वाली बेटियों की शादी के लिए रिश्ते देखने लगता है। तभी कमलनाथ उन्हें देखने आता है। कमलनाथ जी, ये जलेबी खाइए ना, और ये नमकीन रसगुल्ले तो आपने छुए भी नहीं है। गंगा भाई, ये नाश्ता पानी तो होता रहेगा, अपनी बेटियों को भी दिखा दो ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़े। थोड़ी देर में जमुना बेटियों को लेकर बाहर आती है और उनके 2 सर देखकर कमलनाथ गुस्से से कुर्सी से उठ खड़ा होता है। माफ करना गंगा भाई, मगर ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे इन लड़कियों के 2 सिर हैं, वो भी एक ही में जुड़े हुए। मुझे बहू चाहिए, ये झंझट नहीं चाहिए। बेचारा गरीब गंगा कमलनाथ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। भगवान के लिए इस तरह से मेरी लक्ष्मी जैसी बेटियों को ठुकराकर मत जाइए कमलनाथ जी। अरे गंगाराम, अपनी मनहूस 2 सिर वाली बेटी की तुलना लक्ष्मी से मत करो। वो देवी थी देवी, मगर ये तो रक्षिणी दिखती है। इस तरह से कमलनाथ के बाद और भी कई रिश्ते 2 सिर होने की वजह से ही हर बार सुहानी और रानी को ठुकरा कर चले जाते हैं, जिससे उनके दिल पर बहुत ठेस लगती है। मगर वक्त के साथ वो इन बातों को भूल गए। फिर एक दिन, माँ, दीपावली आने वाली है, तो बताओ आप अपनी 2 सिर वाली बेटियों को इस बार दीपावली पर क्या दिलाओगी? मैं तो इस बार दीपावली पर संतरी रंग का सूट पहनूंगी। नहीं नहीं, मैं इस बार पीले रंग का सूट पहनूंगी। नहीं नहीं, नारंगी। मैं तो पीला ही पहनूंगी। अपनी 2 सर वाली बेटियों को इस तरह से झगड़ते देखकर गरीबी से झुंझलाकर जमुना चिढ़कर कहती है, मैं कहती हूँ बंद करो ये खिटपिट।
तुम दोनों 2 सर वाली बेटियों को मेरी ही कोख में आना था। एक दूसरे का सर खाने से बढ़िया यहाँ आकर ये कैरी काटो और अचार बनाने में मेरी मदद करो। क्या पता तुम्हारा यही गुण देखकर कोई तुम्हें ब्याह ले जाए। ठीक है माँ, मैं ये कैरी काट देती हूँ। सुहानी और रानी साथ मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाती हैं और उन्हें धूप में सुखाकर बरनी में भर देती हैं। तभी राधिका उनके घर आती है। अरे कैसी हैं मेरी दोनों प्यारी सहेलियां। राधिका तुम कहाँ थी 2 दिनों से? वो दरअसल मैं पिताजी के साथ शादी में गई हुई थी और देखो वहां से आते ही मैं सबसे पहले अपनी 2 सर वाली सहेलियों का सर खाने आ गई। राधिका तू नहीं सुधरेगी ना, जब देखो हम दोनों बहनों को छेड़ती रहती है। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी सहेली हो। राधिका एक बात तो बताओ, तुमने हम दोनों में ऐसा क्या देखा जो हमें अपनी सहेली बना लिया? सुहानी तुम दोनों का दिल बहुत साफ है। पता है आज के जमाने में हर इंसान रिश्तों से अपनों से कटा कटा सा रहता है, मगर तुम दोनों का सर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से रहती हो। और फिर एक ही शरीर में मुझे 2 प्यारी सहेलियां भी तो मिल गई, मुझे और क्या चाहिए? राधिका ये तुम्हारा नजरिया है, वरना तो लोग हमें मनहूस, कुलक्षणी, अभागिन और न जाने क्या क्या कहते हैं। खैर ये सब छोड़ो और चलो, हम दोनों ने अचार बनाया है, चक्कर बताओ कैसा बना है। ये कहते हुए सुहानी और रानी राधिका को घर के अंदर लाती हैं और उसे अचार खिलाती हैं। तो बताओ कैसा अचार बनाया हम दोनों ने? अचार खाकर राधिका बहुत खुश होती है और उन दोनों की तारीफ करते हुए कहती है, सुहानी, रानी तुम दोनों ने सचमुच में बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाया। जमुना आंटी, गंगा अंकल, मेरे डैडी की बहुत सारी ग्रोसरी की शॉप है और वो कई मसाले अचार के ब्रांड भी चलाते हैं। अगर रानी और सुहानी का बनाया हुआ अचार एक बार लोगों के मुंह लग जाएगा तो सचमुच में इस अचार का स्वाद उनके मुंह से नहीं छूटेगा। मैं डैडी से बात करूंगी। रानी और सुहानी का बनाया हुआ अचार लेकर राधिका घर जाती है और उसे अपने पिता को खिलाती है। राधिका बेटिया, इस अचार का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। इस अचार का टेस्ट डिफरेंट तो होगा ही ना डैडी, इसे मेरी 2 सर वाली प्यारी सहेलियों ने जो बनाया है। इसके बाद राधिका के पिता हर्ष रानी और सुहानी के बनाए अचार का ब्रांड उनके 2 सर के तस्वीर के साथ जारी करते हैं, जिससे उन गरीब 2 सिर वाली सहेलियों की पहचान एक छोटे से गांव से निकलकर शहर के बड़े से बड़े मॉल, हर स्टोर से लेकर दुकानों पर होती है। और ब्रांड की सफलता के लिए राधिका के पिता एक बड़ी सी पार्टी रखते हैं और उन दोनों को बुलाते हैं, जहां राधिका के पिता का दोस्त सागर उन्हें देखकर कहता है, राधिका बेटी, ये तुम्हारी सहेली है ना? जी अंकल। क्या इनकी शादी हो गई है? नहीं अंकल, 2 सिर के कारण उनका रिश्ता नहीं लग पा रहा है। अगले दिन राधिका सागर और उसके 2 सर वाले बेटे सुमित और अमित के साथ अपनी सहेली के घर आती है। अरे राधिका बेटिया, तुम यहाँ, और ये कौन है? नमस्ते जी, मेरा नाम सागर है। दरअसल आपकी बेटियों की तरह मेरे भी 2 सिर वाले बेटे हैं, इसीलिए उनका कहीं रिश्ता नहीं लग रहा। शायद भगवान की यही मर्जी है कि इनकी शादी आपकी बेटियों से हो। गंगा अंकल हाँ कर दीजिए, बाकी अपनी प्यारी सहेली की शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरी। बैठिए भाई साहब, बैठो बेटा, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। खातिरदारी के बाद गंगा रिश्ता पक्का कर देता है। वहीं सुमित अमित भी उनके पैर छूते हैं। प्रणाम अंकल। प्रणाम अंकल। अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। राधिका सुहानी और रानी को दुल्हन बनाती है। जरा देखो तो दुल्हन बनकर मेरी प्यारी 2 सर वाली सहेली कितनी प्यारी लग रही है। राधिका, हमारी जिंदगी में ये खुशियों भरा दिन तुम्हारी वजह से आया है। शुक्रिया तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। आखिर में राधिका उन्हें मंडप में ले आती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और शादी होती है। तभी विदाई के वक्त सुमित अमित गंगा जमुना के पैर छूकर कहते हैं, शुक्रिया ससुर जी, आपने हमें अपनी बेटियों के काबिल समझा। हम वादा करते हैं इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। जाओ मेरी प्यारी सहेलियों, भगवान तुम्हें सारी खुशी दे। ये कहकर नम आंखों से राधिका अपनी 2 सर वाली सहेली को खुशी खुशी विदा कर देती है। सृष्टि अपने माँ बाप के साथ रहती थी। सृष्टि की माँ एक दर्जी थी और बाप एक गरीब किसान। दोनों माँ बाप ने जी तोड़ मेहनत करके अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया था और अब सृष्टि का कॉलेज शुरू हो चुका था। माँ, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जमा करने का टाइम हो गया है। मेरी सारी फ्रेंड्स ने फीस दे दी है। बेटा, मैं जानती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समय और दे। मैं तेरी फीस का इंतज़ाम कर रही हूँ। ठीक है माँ। सृष्टि उदास सी होकर अपने कमरे में चली गई। वो जानती थी कि उसके कॉलेज की फीस जमा करना उसके माँ बाप के लिए आसान नहीं था।
इसलिए वो दुखी हो गई और अपने तकिए पर सर रखकर रोने लगी। हे भगवान, आप प्लीज हमारे घर के हालातों को सही कर दीजिए। मेरे माँ बाबा बहुत मेहनत करते हैं। सृष्टि ऐसे ही बोलती हुई सो गई। अगली सुबह वो फिर से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में सृष्टि, तुमने आज फीस लाने के लिए बोला था। वो मैम, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं आपको बहुत जल्द फीस लाकर दे दूंगी। मेरी समझ नहीं आता कि आखिर मैं कब तक इंतजार करूं। तुम्हारी वजह से सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन रुक गया है। अगर तुम लोगों के पास पैसे ही नहीं होते हैं तो मेरी समझ नहीं आता कि इतने बड़े कॉलेज में तुम लोग दाखिला ही क्यों लेते हो। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और बेचारी सृष्टि की आंखें भर आती है। मैं नहीं जानती हूँ, या तो तुम मुझे अभी के अभी फीस के पैसे दो या फिर मैं तुम्हारा नाम इस कॉलेज से कट कर रही हूँ। नहीं मैम, ऐसा मत कीजिएगा। मेरे माँ बाबा मुझे पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनते हुए देखना चाहते हैं। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय दे रही हूँ। मुझे कल तक फीस चाहिए, वरना मैं तुम्हारा नाम कट कर दूंगी। और हाँ, एक और बात, कॉलेज में परसों एक बहुत बड़ा समारोह है, सभी बच्चों का आना जरूरी है, तो सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों में अच्छे से तैयार होकर आना। और हाँ सृष्टि, अगर फीस दे सको तो ही आना। जी। टीचर की बात सुनकर सृष्टि को बहुत दुख हुआ। सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे और वो किसी तरह अपनी क्लासेस अटेंड करके रोते हुए घर आने की बजाय अपने बाप के खेत की तरफ चली जाती है। मैं किस मुंह से अपने माँ बाबा से पैसे मांगू? वो मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। नहीं, मैं उन्हें ये नई टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं करूँ क्या? सृष्टि आंखों में आंसू लिए ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसे विजय ने देख लिया। सृष्टि बेटा। हाँ बाबा। सृष्टि ने अपने आंखों के आंसू पोंछ लिए। आज कॉलेज से घर नहीं गई? नहीं बाबा, वो मैं। हाँ बाबा, आपको माँ बुला रही हैं। आरती? क्यों? वो पता नहीं, शायद कोई जरूरी बात आपसे करनी है। अच्छा। आप माँ के पास चले जाइए, यहाँ कुछ दिन मैं खेत संभाल लूंगी। ठीक है। सृष्टि ने विजय से झूठ बोल दिया। विजय खेत से चला गया। सृष्टि उसे जाते हुए पीछे से देख रही थी। बेचारे गरीब बाप के तन पर फटा पुराना कुर्ता था और रात दिन गर्मी में काम करके पूरी त्वचा खराब सी हो रही थी। सृष्टि को अपने पिता की ऐसी हालत आज पहली बार महसूस हुई थी। उसके बाद सृष्टि ने खुद को देखा। उसके तन पर कपड़े भी अच्छे थे, पैरों में अच्छे चप्पल और शरीर पर तंदुरुस्ती थी। ये सब कुछ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। नहीं, मैं अपने माँ बाबा को और किसी बात की टेंशन नहीं दूंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। एक तरफ मेरे माँ बाबा हैं और मेरे लिए अपनी हस्ती मिटाए हुए हैं, और दूसरी तरफ मैं हूँ जो उन्हें अच्छे दिन दिखाने की बजाय बस खर्चों पर खर्चा बताती रहती हूँ। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। सृष्टि ऐसे बोलकर रोने लगी। वो रोते रोते खेत में ही बैठ गई। उसके आंसुओं की बूंद खेत में ही गिर रही थी। अभी सृष्टि रो ही रही थी कि तभी उसको एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती। ये किसकी आवाज थी? यह आवाज खेत के बाहर से आ रही थी। सृष्टि आवाज का पीछा करने लगी और उसे वहां एक बूढ़ी औरत दर्द से कराहती हुई दिखाई दी। अरे अम्मा जी, क्या हुआ आपको? बेटा, मेरे पेट में दर्द है। 3 दिनों से भूखी हूँ, कुछ खिला दे। सृष्टि ने अपने आसपास देखा और उसे कुछ ध्यान आया। अभी लाती हूँ। सृष्टि ने अपने बैग से अपना टिफिन निकाला और उस बुढ़िया को दे दिया। आप ये खा लीजिए। वो बुढ़िया जल्दी जल्दी से उसे खाने लग गई और पूरा टिफिन खत्म करते ही वो एक परी में बदल गई। तुम्हारा शुक्रिया। जानती हो, मैं धरती पर अच्छे लोगों की मदद के लिए आती हूँ, और जो भी अच्छा इंसान मेरी मदद करता है मैं भी उसकी मदद करती हूँ। तुमने मेरी मदद की, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मेरी सच में मदद करोगी? मांग कर देखो। सृष्टि ने परी को अपनी पूरी परेशानी सुना दी। सारी बात सुनकर परी बोली, तो तुम इसलिए परेशान हो? फिक्र मत करो प्यारी लड़की, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि तुम्हारे बाबा को भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और तुम्हारा भी काम हो जाए। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। परी ने ऐसे बोलकर अपनी छड़ी से विजय के खेत पर जादू चला दिया। ये क्या था? ये थी मेरी तरफ से तुम्हारी मदद। अब तुम खेत में जाओ और खुद जादू देखो। ऐसे बोलकर परी गायब हो गई।
सृष्टि खेत में गई और चारों तरफ देखने लगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ये क्या? तुम तो हमें रानी परी का आशीर्वाद मिला है। जब तक हम इस खेत में हैं हम बोल सकते हैं और तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं, और यहाँ से निकलते ही हम फिर से साधारण हो जाएंगे। और हाँ, एक और बात, हम कभी भी कम नहीं होंगे, इसलिए मांगो जो भी तुम मांगना चाहती हो। बोलो प्यारी सृष्टि, हम तुम्हारी क्या मदद करें? मुझे फीस जमा करने के लिए पैसों की जरूरत है। इतनी सी बात, ये लो। शलजम ने अपना मुंह खोला। मुंह खोलते ही उसके मुंह से बहुत सारे नोट निकलने लगे। क्या इतना काफी है? कमाल है, शुक्रिया। सृष्टि ने खुशी खुशी वो पैसे ले लिए और वो वहां से आ गई। उसने घर जाकर अपने माँ बाप को भी जादुई खेत की सब्जियों की बात बताई। सभी ये जानकर बहुत खुश हुए। सृष्टि ने उन पैसों से अपनी फीस जमा की और फिर उसने कॉलेज में होने वाले फंक्शन के लिए एक बहुत ही सुंदर गाउन खरीदा। मेरी बच्ची, तेरी ही वजह से मुझे जादुई सब्जियां विरासत में मिल गई हैं। नहीं बाबा, ये सब आपकी ही मेहनत का नतीजा है। अब मैं चलती हूँ बाबा, मुझे बहुत देर हो रही है। सृष्टि ऐसा बोलकर अच्छे से तैयार होकर घर से निकल गई। उसने नेट का बड़ा ही सुंदर गाउन पहना था। वो सड़क पर चल ही रही थी कि तभी एक बाइक के पहिए से अटक कर उसका पूरा गाउन फट गया। अरे नहीं! सृष्टि उसे देखकर रोने लगी। अब मैं क्या करूं? वो रो ही रही थी कि तभी उसे जादुई सब्जियों का ख्याल आया और वो सीधा अपने खेत में उनसे मदद मांगने चली गई। जादुई सब्जियों, मेरी मदद करो। घबराओ मत, हम अभी कुछ करते हैं। ऐसे बोलकर सभी सब्जियां आपस में जुड़ने लगे। सृष्टि ये मंजर देखकर हैरान थी। सबसे पहले पालक ऐसे जुड़ा जैसे कि वो एक कपड़ा हो। उसके बाद शलजम, टमाटर उसके ऊपर बड़ी ही खूबसूरती से सज गए और उन सभी ने मिलकर एक बड़ा ही सुंदर लहंगा चोली तैयार कर दिया। आ जाओ सृष्टि, तुम हमें पहन लो। सृष्टि ने उन सब्जियों के लहंगे को पहन लिया और उसे पहनकर वो अपने कॉलेज गई। सभी की नजर बस सृष्टि पर ही थी। वाह, व्हाट अ ड्रेस सृष्टि, नाइस। सभी ने उस दिन सृष्टि की बहुत तारीफ की। जादुई खेत हमेशा ही उनका मदद करता था। सृष्टि की अच्छाई की वजह से ही भगवान ने उसे इतने प्यारे तोहफे से नवाजा था। अब सृष्टि के परिवार की जिंदगी से गम मिटते जा रहे थे और सभी खुशी खुशी रहने लगे।